हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है आयनाइजेशन पोटेंशियल, या इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट स्टडी करेंगे और इस टॉपिक के लिए हम कौन कौन से हमने पॉइंट्स लिए हैं। फर्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। वे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। सेकंड है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप। किसी ग्रुप में आगे बढ़ने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या वेरिएशन आएगा। और थर्ड है कि अगर हम पीरियड में आगे बढ़ें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट होता है इन तीन चीज़ों को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, अब क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट loosely bound electron from an isolated gaseous atom to form a gaseous ion is called ionization enthalpy or ionization energy of that atom। मतलब किसी एटम से एटम कैसा होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। भाई सीधी सी बात है, अगर तुम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा रहे हो तो तुम्हें एनर्जी तो देनी ही होगी। तो जो एनर्जी तुम दोगे या जो एनर्जी तुम उसमें लगा रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सीधी सी डेफिनेशन है इसकी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसको हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में भी बताते हैं कैसे। सपोज़ अगर हमारा फर्स्ट एटम, जो हमने एटम लिया है आइसोलेटेड गैसियस एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, वो हमारा न्यूट्रल है और अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। I1 से डिनोट करा हुआ है यहाँ पे। अब अगर हम तो यहाँ पे हमारा A पॉजिटिव कैटायन बन गया। अब अगर हम A पॉजिटिव कैटायन से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें, यानी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर इससे हम एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें तो इसको हम बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमें देने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये आपको अब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया है। तो जब हमने एल्यूमिनियम न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया तो हमें जो एनर्जी लगानी पड़ी है, जो एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड हुई, वो थी हमारी 580 किलोजूल पर मोल। अब अगर एल्यूमिनियम सिंगल पॉजिटिव आयन से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें तो ये एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। आप क्लियरली देख पा रहे हो 1815 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद अगर एल्यूमिनियम 2 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दें तो वो हमारी एनर्जी और बढ़ जाती है और इसी ऑर्डर में बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम किसी एटम से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे वैसे वैसे हमें उसको एनर्जी और ज़्यादा देनी होगी। मतलब क्या है भाई, अब सीधी सी बात है, जो हमारा बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बना हुआ है। अब अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे वो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली बंध गया है। सीधे से शब्दों में कहें हम तो बहुत स्ट्रांगली वो बंध गया है, अब न्यूक्लियस को जाने नहीं देगा। तो कब जाने देगा, जब तुम उसको और ज़्यादा एनर्जी दोगे। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एनर्जी देनी होगी। इस वजह से सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे। और अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वो बिल्कुल भी नहीं जाने देगा इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जी और ज़्यादा देनी होगी। तो हमारा थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। तो इसी ऑर्डर में आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे हम फर्स्ट लेस देन सेकंड लेस देन थर्ड एंड सो ऑन, इसी ऑर्डर में ये आगे बढ़ेगा। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो 3 फैक्टर्स हैं मेन। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर आता है साइज़ ऑफ द एटम। एटम का साइज़ भी आयनाइजेशन पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। ठीक है, कैसे करेगा वो हम बताएंगे। सेकंड आता है न्यूक्लियस का चार्ज। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो भी अफेक्ट करेगा। और थर्ड आता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और अभी मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये तीनों ही फैक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि इनके पीछे का मेन पॉइंट, या अगर मैं कहूँ मोटी मोटी लाइन इनके पीछे की एक ही है। ठीक है, इनके पीछे का फैक्ट एक ही है तीनों ही फैक्टर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स कौन कौन से और कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट है हमारा साइज़ ऑफ द एटम। इसमें लिखेंगे द लार्जर द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस
weaker will be the forces of attraction and thus lesser will be the amount of energy required to remove the electron। मतलब कि जिस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कराते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, जो कि सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम बोलते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो जब उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है। भाई जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन तो कम होगा ही होगा, ये तो सिंपल सी बात है। आप अपनी लाइफ में भी देखते हो, जब आप लोग डिस्टेंस में आ जाते हो किसी रिलेशन में तो क्या होता है, अट्रैक्शन कम हो जाता है। ऐसे यहाँ पे है, जब इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन कम होगा और जिस वजह से उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कम एनर्जी से ही वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं कि जितना बड़ा एटम का साइज़ होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ही कम होगी। क्या लिखेंगे इसको, एक लाइन में हम ऐसे लिख देंगे कि जितना बड़ा साइज़ होगा एटम का उतनी ही आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। ठीक है, लार्जर द साइज ऑफ द एटम स्मॉलर विल बी द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अब ये जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा भाई, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ऑफ फोर्स की बात की और वो फोर्स हमारा कहाँ से लगता है, न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है। अब जितना न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, द हायर द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस द ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दस इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात, मतलब जितना न्यूक्लियस पे चार्ज होगा उतना ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिस वजह से वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा या खींचेगा अपनी। भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कर रहा है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो उसको अंदर खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमें ज़्यादा, यानी कि हमें एनर्जी उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में लिख देंगे, हैंस हायर विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल व्हेन द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ग्रेटर। ठीक है, जब न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होगी। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अच्छा, ये भी वहीं से लिंक कर रहा है जो अभी मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट बताया है। चलो देख लेते हैं इसमें। द शेप ऑफ द ऑर्बिटल आल्सो अफेक्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। कैसे, एस ऑर्बिटल इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस दैन पी ऑर्बिटल ऑफ द सेम ऑर्बिट, दस इट ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए पी ऑर्बिटल एज कम्पेयर्ड टू एस ऑर्बिटल। बात वही है भाई, एस ऑर्बिटल नज़दीक होता है न्यूक्लियस के, तो वो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। पी ऑर्बिटल थोड़ा सा दूर होता है, डी और भी दूर होता है और एफ और भी दूर होता है। तो अगर हम बात करें किसी ऐसे एटम की जिसके पास एस, पी, डी और एफ चारों ऑर्बिटल हों, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ से जाएगा, एफ ऑर्बिटल से जाएगा, फिर डी से जाएगा, फिर पी से जाएगा और फिर एस से जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जनरली क्या लिख सकते हैं, फॉर द सेम ऑर्बिट आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ एस ग्रेटर दैन पी ग्रेटर दैन डी ग्रेटर दैन एफ। एस के लिए, एस क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है ना न्यूक्लियस के, सबसे ज़्यादा पास जो ऑर्बिटल होता है वो एस होता है, फिर पी होता है। तो पास वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जबकि दूर वाले से आसान है। तो तीनों फैक्ट एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको ये तीनों फैक्टर्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियडिक टेबल ऑफ द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट इसमें पॉइंट आएगा वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप की बात करें, इन जनरल द आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज इन अ ग्रुप एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। दिस इज बिकॉज in group atomic size increases, therefore the outer electrons are attracted less and less strongly by the nucleus। तो ये वेरिएशन भी किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आप सभी को पता है जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं और एटम का साइज़ भी बढ़ता है। एटम का साइज़ बढ़ता है ना, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है। तो जब एटम का साइज़ बढ़ रहा है तो यानी कि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस क्या है, बढ़ रही है। जब वो डिस्टेंस बढ़ रही है तो सीधी सी बात है आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा, यानी कि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, अभी मैंने बताया उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान होगा, यानी कि उसके लिए हमें एनर्जी कम देनी होगी। ठीक है, तो ग्रुप में अगर हम आगे बढ़ें तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू घटती है। ठीक है,
और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का। तो लिथियम ग्रुप का एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं लिथियम के लिए 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, सोडियम के लिए 5.1 होता है और पोटाशियम के लिए 4.3, और इसी ऑर्डर में ये डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, तो अगर किसी ग्रुप में हम बात करें तो लिथियम सबसे छोटा एटम है, लिथियम के ग्रुप का, लिथियम फैमिली का सबसे छोटा एटम लिथियम है। तो इसके लिए हम बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल की, और सबसे कम होती है सीजियम के लिए, क्योंकि ये ग्रुप का लास्ट मेंबर होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान है, सारे एक ही चीज़ पे डिपेंड करते हैं, एक ही फैक्ट है मेन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन। लास्ट है हमारा वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन ए पीरियड। पीरियड की बात करें तो पीरियड का भी मैंने आपको ट्रेंड बता दिया था कि पीरियड में क्या होता है। तो जैसे जैसे हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन साइज़ इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता इंक्रीज? क्योंकि बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, बाहर की शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब किसी पीरियड में हम आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा, जिस वजह से आगे बढ़ते टाइम अगर हम इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कराने की बात करें तो पीरियड के फर्स्ट मेंबर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, जबकि उसके आगे के मेंबर से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, यानी कि उनके लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पे चार्ज रह गया था, मतलब मिस हो गया था, चार्ज लिखना भूल गई होंगी मैं, तो यहाँ पे चार्ज लिख लेना आप। दिस इज़ बिकॉज इन अ पीरियड द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे पीरियड में आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जिस वजह से एटम का साइज़ घटता है। ठीक है, तो जब एटम का साइज़ घट रहा है, यानी कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो और ज़्यादा न्यूक्लियस के पास आने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अगर हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्गली बाय द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है भाई, इसको कंप्लीट कर लेना, न्यूक्लियस। तो इसे न्यूक्लियस कर लेना। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उनके पीछे का फैक्ट क्या होता है, मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उनके पीछे का फैक्ट क्या होता है, वो मैंने अच्छे से समझा दिया। और पीरियडिक ट्रेंड भी आपको पता चल गया होगी। पीरियडिक ट्रेंड में हम दो चीज़ें ही देखते हैं, ग्रुप में किस तरह से वेरिएशन आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू में, और पीरियड में किस तरह ट्रेंड वेरिएशन आएगा। तो ये टॉपिक ओवरऑल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।